14 अगस्त सन 2004 की सुबह के टाइम कलकत्ता की एक जेल है, अलीपुर सेंट्रल जेल। यहीं पर एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की आज फांसी होने वाली थी। वहाँ पर एक अधिकारी आता है, अधिकारी उस व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारी आज फांसी है, तुम चलो। तो जो कैदी होता है वो कहता है कि साहब मैं बेगुनाह हूँ और मुझे फंसाया गया और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे फांसी दी जाएगी। और साहब क्या फांसी के बाद भी ये केस चलता रहेगा? क्या असली गुनहगार को फांसी मिल पाएगी? अब इधर अधिकारी जो होता है वो कुछ कहने की कंडीशन में नहीं होता, वो उसे ले जाता है और ले जाने के बाद उसे वहाँ पर खड़ा कर देता है जहाँ पर उसे फांसी दी जाने वाली थी। अब जैसे ही उसे फांसी होने लगती है तभी वो जहाँ पर फांसी देने वाला होता है जल्लाद, उससे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, मुझे फांसी हो जाएगी क्या? फांसी के बाद भी ये केस चलता रहेगा? क्या असली गुनहगार को फांसी मिल पाएगी कभी? तो जल्लाद जो होता है उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कह रहा है। वो कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। तुम मुझे बस एक बात बता दो, मुझे फांसी देने के बाद ये केस चलता रहेगा, क्या असली गुनहगार को कभी सज़ा होगी या फिर नहीं होगी? अब जल्लाद जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा काम फांसी देने का है और कुछ नहीं। अब उसे फांसी हो जाती है। फांसी हो जाने के बाद डॉक्टर जो होता है उसकी नब्ज़ चेक करता है। नब्ज़ चेक करने के बाद पता चलता है कि वो मर चुका है। जब पुलिस वाले जो होते हैं उसका फांसी दे दी जाती है, फांसी देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वे उसके घर ले जाते हैं और कहते हैं कि इसे फांसी दे दी गई और ये रहा इसका जुर्म। तो उसकी पत्नी जो होती है धनंजय चटर्जी की, वो कहती है कि मैं इसे नहीं लूँगी और अगर तुम इसे मुझे दे सकते हो तो इसमें जान डाल कर दो। अगर तुम इसमें जान डालकर इसे ज़िंदा करके मुझे दे सकते हो तो मुझे दीजिए, नहीं तो मैं इसे नहीं लूँगी और ये अब मेरे किसी काम का नहीं है। वो ये कहकर मना कर देती है। अब इधर फांसी देने के बाद पता चलता है कि जिसे फांसी दी गई है वो बेगुनाह है, वो गुनहगार था ही नहीं, बेगुनाह को फांसी दी गई है। और आखिरकार ये गुनाह उसने किया था या फिर नहीं किया था, जानते हैं इस घटना के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना पश्चिम बंगाल का एक शहर है कलकत्ता, जिसे हम आज कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। तो इसी शहर का एक इलाका लगता है भवानीपुर और इसी भवानीपुर में एक डिपार्टमेंट होता है, आनंद डिपार्टमेंट। आनंद डिपार्टमेंट में एक परिवार रहता था जो तीसरे फ्लोर पर रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम नागरदास पारिक था, इसकी पत्नी का नाम यशोमती पारिक था और इसके 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा था जिसका नाम भावेश पारिक था और एक बेटी थी जिसका नाम हैतल पारिक था। ये सभी अपने परिवार में सही से रह रहे थे और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। नागरदास और नागरदास का जो बेटा था भावेश पारिक, ये दोनों, इनके जो सोना चांदी आभूषण का व्यापार था उसका काम था। ये दोनों दुकान पर रहा करते थे। पत्नी थी यशोमती पारिक, वो घर पर रहा करती थी और उसकी जो बेटी थी हैतल पारिक, वो स्कूल जाया करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। 5 मार्च 1990 को इसकी जो पत्नी होती है यानी कि यशोमती जो होती है, वो अपनी बेटी से कहकर जाती है कि बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, और वो 5:25 पर मंदिर के लिए निकलती है और कहती है कि मैं तुमसे आकर बात करूंगी। इसकी जो बेटी होती है हैतल पारिक, आखिर वो पेपर देकर आई थी। पेपर देने के बाद वो आराम करने लगती है और कहती है कि माँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो इसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा मंदिर से आ जाओ, मंदिर से आने के बाद मैं तुमसे पूछूंगी और तुम्हारे आज का दिन पूछूंगी। अब वो मंदिर चली जाती है। मंदिर जाने के बाद जो मंदिर से वापस आती है, मंदिर से वापस वो लगभग 6:05 पे आती है। 6:05 पर आती है तो अपने घर की बैल बजाती है। जब घर की बैल बजाती है तो अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है और जोर जोर से अपनी बेटी को बुलाने लगती है। तभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि माँ जी क्या बात हो गई। यशोमती पारिक जो होती है वो बताती है कि मेरी बेटी है अंदर, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या हुआ। अब भी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन जो हैतल पारिक होती है वो दरवाज़ा नहीं खोलती। अब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अब दरवाज़ा तोड़ने के बाद यशोमती पारिक जो होती है जब अंदर जाती है, अंदर का घर का माहौल देखती है तो घर का माहौल जो होता है वो बहुत ही बेकार होता है। और हैतल पारिक जो होती है वो बेड पर पड़ी हुई होती है और हैतल पारिक खून से लहूलुहान होती है। जब उसकी माँ ये चीज़ देखती है तो उसकी माँ जो होती है उसे गोद में उठाती है। गोद में उठाने के बाद लिफ्ट के द्वारा वो डॉक्टर के पास उसे ले जाती है। जब डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, वे उसे मृत घोषित कर देते हैं। और जब वे उसे मृत घोषित कर देते हैं तो ये हैतल पारिक की माँ जो होती है यशोमती, ये इसे फिर से अपने घर लेकर आती है और घर पर लेकर आने के बाद ये अपने पति को फ़ोन करती है। ये लगभग 2 घंटे बाद अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है हैतल पारिक के साथ ऐसा ऐसा हो गया और मैं ऐसे ऐसे मंदिर गई थी। उसके पिता जब ये बात सुनते हैं कि हैतल पारिक की मौत हो गई और उसकी बेटी को किसी ने मार दिया, तो वे अपने घर आते हैं। अपना काम धाम छोड़कर घर आने के बाद जब वहाँ का नज़ारा देखते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं तो वे रोने लगते हैं।
तभी वे पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को वे फ़ोन करते हैं 8 साढ़े 8 के करीब। पुलिस जो होती है मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद हैदल पारिक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ की जांच होती है उसे करने लगते हैं। वहाँ पर देखने लगते हैं कि उनके घर से आखिरकार क्या क्या गायब हुआ है और उनके घर पर जो तोड़ फोड़ होती है उसे देखने लगते हैं। अब इधर जैसे ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ आता है, जब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखा जाता है तो वाकई में उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और घर वाले भी हैरान हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसे गला घोट कर मारा गया है और उसकी जो शरीर की अलग अलग हड्डियाँ हैं वे टूटी हुई हैं और उसके शरीर पर 21 गहरी चोटों के निशान हैं। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाई और उसके साथ बलात्कार भी किया गया है। उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो भी डैमेज है, उस पर भी चोट है। जब शरीर था उसका ऐसे किया गया था, यानी कि उसकी जो मौत थी वो इतनी बेदर्दी से की गई थी, जिसने भी की थी शायद वो इंसान ही नहीं था। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता लगती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उनके घर वालों से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किस पर शक है और तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो नागरदास पारिक जो होते हैं बताते हैं कि मैं गुजरात का रहने वाला था और 1987 में मैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में आकर आनंद डिपार्टमेंट जो होता है इसमें आकर रहने लगता हूँ और मैं यहाँ पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए आता हूँ ताकि मेरे बच्चे भविष्य में कुछ बन पाए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए आता हूँ। यहाँ पर मैं अपना काम धाम जोड़ता हूँ और मेरा जो काम है वो सोने चांदी का व्यापार है। मेरे वहाँ पर दुकान है, मैं दुकान का काम करता हूँ। वो बताते हैं कि मैं दुकान पर जाता हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ दुकान पर जाता है और मेरी बेटी जो होती वो कक्षा 10th की छात्र है और वो पढ़ रही होती है। फिर नागरदास पारिक जो होते थे सुबह के 11 साढ़े 11 बजे अपने घर आते थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद ही फिर से दुकान पर चले जाया करते थे और फिर रात के समय में आते थे। अब इधर इनकी जो बेटी थी वो स्कूल जाया करती थी। इनकी पत्नी थी यशोमती पारिक, ये घर पर रहा करती थी। ये अपना शक वहाँ का जो गार्ड होता है उस पर जताते हैं जिसका नाम धनंजय चटर्जी होता है। ये धनंजय चटर्जी जो होता है ये इनकी जो बेटी होती है वो एक दिन स्कूल से आ रही होती है। 1 मार्च 1990 की बात होती है। जब वो स्कूल से आ रही होती है तो ये जो धनंजय चटर्जी होता है ये उस पर गंदे गंदे कमेंट करता है और उसे पंक्तियाँ झाड़ने लगता है और कहता है, उसे गंदे गंदे इशारे करता है। इस बात को देखकर जो हैदल पारिक होती है इससे कहती है कि तुम मेरे पिता की उम्र के हो और तुम मुझे कैसे कैसे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो और मुझ पर पंक्तियाँ झाड़ रहे हो। ये चीज़ अपनी माँ को बताती है जाकर, कहती है कि माँ नीचे जो गार्ड है वो मेरे साथ ऐसे ऐसे पंक्तियाँ छाट रहा था और मुझसे गंदे गंदे इशारे कर रहा था। उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि हमें इतने साल हो गए बेटे यहाँ पर रहते हुए, आके आज तक ऐसा नहीं हुआ, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इस बात को भूल जाओ, इस बात पर इतना ध्यान ना दो। तो वो जो लड़की होती है हैदल पारिक वो इस बात को भूल जाती है और वो ऐसे ही रोज़ की तरह स्कूल जाती है। जब रोज़ की तरह स्कूल जाती है 3 मार्च 1990 को फिर से गार्ड उसे रोकता है धनंजय चटर्जी और उसे कहता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं, आज मूवी देखने का मूड बन रहा है और मूवी देखकर खाने खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे और अच्छी मस्ती करेंगे। जब ये बात वो फिर से सुनती है हैदल पारिक धनंजय चटर्जी की, वो फिर से अपनी माँ से जाकर कहती है और कहती है कि वो गार्ड जो है नीचे वो मुझे कह रहा है कि मूवी देखने चलो, मूवी देखने चलेंगे, मज़े मौज मस्ती करेंगे। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आता है तो उसकी माँ जो होती है वो जो अपने पति को बताती है, नागरदास पारिक को बताती है और कहती है कि गार्ड जो है 2 दिन से हमारी बेटी को परेशान कर रहा है। अब ये नागरदास जो होता है इसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वहाँ के जो सदस्य होते हैं उस के आनंद के उन सदस्यों के पास जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि मेरी बेटी पर वो गार्ड ऐसे ऐसे कह रहा था और ऐसे ऐसे गंदे कमेंट कर रहा था और मूवी देखने के लिए कह रहा था। तो वहाँ के जो सदस्य होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, हम इसे यहाँ से निकाल देंगे, इसकी जो पोस्टिंग है हम वो कहीं और कर देंगे, तुम टेंशन ना लो। अब ऐसे ही करते हैं। उसके जो सदस्य होते हैं वे 5 मार्च यानी कि 5 मार्च जो जिस दिन की घटना होती है उस दिन ही वे कहते हैं कि तुम्हारी जो पोस्टिंग है वो अलग जगह पर की गई है और वहाँ का जो गार्ड है वो यहाँ पर आएगा। उस गार्ड का नाम जो होता है विजय थापा होता है। विजय थापा की आज पोस्टिंग होने वाली थी, यानी कि विजय थापा आज आने में गार्ड की ड्यूटी निभाने वाला था, लेकिन वो नहीं आता। और 5 मार्च को भी धनंजय चटर्जी उस डिपार्टमेंट में आता है और वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी करने लगता है। तभी ये जब सब कुछ सही था, इसके जो पिता थे ये अपने सोने चांदी का जो आभूषण का उनका व्यापार था, उनका जो बेटा था वो साथ में गया हुआ था। इसकी जो माँ होती है वो शाम के 5:25 पर अपने पूजा के लिए गई हुई थी। तभी इस बीच ये जो व्यक्ति होता है यानी कि जो धनंजय चटर्जी होता है
ये वहाँ पर रहता है और वहाँ पर रहने के बाद ये उस टाइम पर तीसरी फ्लोर पर जाता है, वहाँ पर जाता है जहाँ पर ये हैतल पारिक होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो ऐसे ही रेगिंग करने लगता है, ऐसे ही देखने लगता है। तभी वहाँ पर के जो सदस्य होते हैं, आनंद डिपार्टमेंट के सदस्य होते हैं, वे आकर देखते हैं कि यहाँ पर आज धनंजय चटर्जी तो नहीं आया क्या, यहाँ पर जो जिसको हमने ड्यूटी के लिए कहा था विजय थापा को, वो आया है, फिर नहीं आया। वहाँ पर विजय थापा तो नहीं आता। तभी वहाँ पर दूसरा गार्ड होता है, उससे कहते हैं कि यहाँ पर जो विजय थापा की ड्यूटी है या फिर धनंजय चटर्जी की ड्यूटी है। तो वो जो गार्ड होता है वो बताता है कि नहीं साहब, यहाँ पर नया कोई गार्ड नहीं आया है, यहाँ पर धनंजय चटर्जी आया है। जब धनंजय चटर्जी के बारे में सुनते हैं तो वे कहते हैं कि वो कहाँ पर है, तो वे बताते हैं कि साहब वो तीसरे फ्लोर पर है, मैं उसे आवाज़ लगा देता हूँ। उससे आवाज़ लगाता है, जैसी धनंजय चटर्जी जो होता है वो नीचे की ओर देखता है और कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। आता है और आने के बाद जो वहाँ का सदस्य होता है आनंद डिपार्टमेंट का, वो पूछता है कि मैंने तो यहाँ पर विजय थापा को कहा था और तुम्हें कहा था कि तुम उसकी जगह पर जाओगे। तो धनंजय चटर्जी जो होता है बताता है कि साहब वो आज नहीं आ पाया, इसलिए वो कल आएगा और मैं कल वहाँ पर चला जाऊँगा और विजय थापा यहाँ पर आ जाएगा। तो अधिकारी जो होता है, जो आनंद डिपार्टमेंट का सदस्य होता है, वो कहता है कि ठीक है, तुम कल से वहाँ ज्वाइनिंग करना और जो विजय थापा है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग करेगा। इसी बीच जो उसकी माँ होती है वो आती है और आने के बाद वो देखती है कि हैतल पारिक जो है वो मर चुकी है और उसके साथ इतना गंदा कृत्य घिनौना काम किया गया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इसे धनंजय चटर्जी को ढूंढने में लग जाते हैं। धनंजय चटर्जी जो होता है नहीं मिल पाता और ना ही जब ये मिलता नहीं है, इसे कई दिनों तक ढूंढते हैं। कई दिनों के बाद जब ये मिलता है, इसे मिलने के बाद ये सबूत इकट्ठे कर लेते हैं और परिस्थिति के हिसाब से सोच लेते हैं कि ये सब कुछ धनंजय चटर्जी ने किया है, क्योंकि सबूत जो होते हैं सारे उसके खिलाफ होते हैं। अब धनंजय चटर्जी के जो फाइल होती है उसे नीच अदालत में रखा जाता है और वहाँ पर उसकी फाइल जो होती है उसे फांसी की सज़ा सुनाती है। फिर उस फाइल को उच्च अदालत में रखा जाता है, वहाँ भी उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर इस फाइल को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है, वहाँ भी उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। यानी कि हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं APJ अब्दुल कलाम, ये भी फांसी की सज़ा ही कहते हैं कि इसे फांसी ही मिलनी चाहिए। अब धनंजय चटर्जी जो होता है कुछ नहीं कर पाता और उसे फांसी की सज़ा हो जाती है। अब इसे फांसी 25 जून सन 2004 को होने वाली थी, लेकिन 24 जून सन 2004 को इसका भाई जो होता है अपील करता है और कहता है कि मेरा भाई बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और उसने उस हैतल पारिक को नहीं मारा है। जब इसकी अपील आती है तो ये केस जो होता है फिर से अटक जाता है, इसकी फांसी रुक जाती है। लेकिन ये अपील जो होती है खारिज हो जाती है और 14 अगस्त सन 2004 को इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इसे टाइम रखा जाता है और कहा जाता है कि इसे इस दिन फांसी होगी। अब इसे इस दिन फांसी भी हो जाती है और ये कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता। इसे फांसी दे दी जाती है और ये मर जाता है। तभी कुछ दिनों बाद ये जो खबर होती है फिर से फैलने लगती है और वहाँ पर कुछ ऐसे प्रूफ मिलते हैं, ऐसी बातें होती है, पता चलता है कि ये तो बेगुनाह था, धनंजय चटर्जी ने तो ये गुनाह किया ही नहीं था। जो होती है परिस्थिति के हिसाब से प्रूफ को तैयार करती है और तैयार करने के बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उसे फांसी हो भी जाती है। लेकिन ये गुनाह इसने किया था या फिर नहीं किया था ये तो पता नहीं, लेकिन जब बाद में इसकी और तहकीकात की जाती है तो पता चलता है सिर्फ 20 मिनट के लिए ऊपर गया हुआ था और सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही नीचे आ जाता है, क्योंकि उस दिन विजय थापा जो होता है वो वहाँ पर नहीं जाता, वो जहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी वो वहाँ पर नहीं आता। तो इसलिए धनंजय चटर्जी वहाँ पर आता है। वहाँ पर आने के बाद जो तीसरा फ्लोर होता है वहाँ पर सिर्फ 20 मिनट के लिए जाता है। 20 मिनट बाद उसका जो अधिकारी होता है, डिपार्टमेंट का सदस्य होता है, वो आता है। वो आने के बाद उससे पूछता कहाँ पर है। तभी जो गार्ड होता है वहाँ का एक और जो लिफ्ट के पास होता है तो उसे बुलाता है और बुलाने के बाद वो एकदम नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद उसके कपड़े जो होते हैं बिल्कुल सही थे, उसके कपड़ों पर कोई भी निशान नहीं था। उसके कपड़े ऐसे नहीं थे कि उसने ऐसा कुछ किया हो। वो अधिकारी से बात करता है, बात करने के बाद कहता है कि मैं कल वहाँ ज्वाइनिंग कर लूँगा और आज विजय थापा यहाँ पर नहीं आ पाया है। अब ऐसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो लड़की का जो प्राइवेट पार्ट था वो बहुत बेकार हो चुका था। उसके जो चोटों के निशान थे वे 21 गहरी चोटों के निशान थे। उसे जब मारा गया था बहुत ही बुरी ढाल से मारा गया था, उसका गला घोंट कर मृत्यु की गई थी। उस लड़की के शरीर पर सीवन भी मिले थे और जो उस लड़की के जो नाखून होते हैं उसमें उसके जो खरोच होती है यानी कि जिस पर उसने झपटा मारा होगा, नाखून में कण भी पाए जाते हैं, यानी कि जिसने भी उसे मारा था खरोचने के बाद जो निशान होते हैं यानी कि जो कण होते हैं उस अगले आदमी के शरीर के वे उसके नाखून में आ जाते हैं।
और इस धनंजय चटर्जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसका शरीर जो था वो बिल्कुल साफ था, उसका शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं थे। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं परिस्थिति के हिसाब से उसके प्रूफ के तौर पर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। बताया जाता है कि लड़की पारिक के जो परिवार वाले थे वे कोलकाता छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने इस केस से मुंह मोड़ लिया था और ना ही वे इस केस की तारीख पर आते थे और ना ही उन्होंने इस केस से कोई मतलब रखा था। सरकार ने अपना फर्ज निभाते हुए धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा सुनाई, जबकि जो हैतल पारिक के परिवार वाले थे उन्होंने इस केस से मुंह मोड़ लिया था और उन्होंने इस केस पर ध्यान ही नहीं दिया और ना ही वे तारीख पर आए थे और ना ही उन्होंने उस केस से फिर कोई मतलब रखा था। वे कोलकाता से अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। जाकर उन्होंने फिर से इस केस के बारे में जानने की कोशिश नहीं की और ना ही उन्होंने अपने जो उनकी बेटी हैतल पारिक का कातिल था उसके बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी। वे मुंबई जाकर शिफ्ट हो गए थे और ना ही वे फिर से कोलकाता शहर में आए थे। फिर भी एक सवाल बनता है, क्या 20 मिनट में ये धनंजय चटर्जी जो था इतनी सारी जो घटनाएं थी उनको अंजाम दे सकता था? उसके साथ 20 मिनट में बलात्कार कर सकता था, उसकी गला घोट सकता था या फिर उसकी 21 गैरों की जो चोटों के निशान थे उन्हें कर सकता था। उसकी जो 20 मिनट के घर की हालत थी ऐसी की जा सकती थी। और जो उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके जो शरीर के कण थे वे क्यों नहीं देखे गए, उनके सैंपल क्यों नहीं मंगाए गए? पुलिस वाले जो होते थे उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से उसे सज़ा सुनाई थी, ना कि उन्होंने और कार्रवाई की थी। पुलिस वालों को और कार्रवाई करनी चाहिए थी और जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। बाद में ये लगता है कि शायद एक बेगुनाह को फांसी दी गई थी, एक बेगुनाह के साथ इतना गलत किया गया था। और आज भी इस केस को सुनेंगे तो शायद यही लगता है कि धनंजय चटर्जी का इसमें कोई रोल ही नहीं था। धनंजय चटर्जी का रोल था तो सिर्फ इतना था कि उसने उसे छेड़ा था और उसे अपने मुंह से गंदी गंदी बातें कही थी, उसे कहा था मूवी देखने के लिए, उसका इतना कसूर था। लेकिन ये नहीं लगता कि उसने उसके साथ ये सब किया था। तो इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।